जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज जो है आपका मिनी मैराथन है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। जो हमने बोला था कि केमिस्ट्री में आपका जो है कोई आपका छूटने वाला नहीं है, चैप्टर एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आज आपका 5 तारीख को जो है आपका, जो कि आज आपका टीचर डे है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग 5 तारीख जो आपका मिनी मैराथन क्लास है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। शाम को 7 बज गया है। तो अपने दोस्तों में सबसे पहले शेयर कीजिए कि केमिस्ट्री का मिनी मैराथन, जिसमें आपका चैप्टर 1 जो है वो आपको हाफ क्लियर करवाया जाएगा, चाहे जितना टाइम लग जाए, लेकिन काफ़ी हर एक कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पे क्लियर कराया जाएगा। हर एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट को भी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा मैराथन के दौरान, ठीक है। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जो है इस वीडियो में जुड़े रहेंगे, बीच से आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आधा ज्ञान खतरनाक होता है। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मिनी मैराथन क्लास, केमिस्ट्री क्लास 10th। 9th वाले भी देख सकते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, ठीक है, क्योंकि उनको 9th के बाद 10th में आना है। तो 9th वाले भी अगर स्टूडेंट अगर गलती से इस वीडियो, इस क्लास को अगर टच करके आ गए हैं इस क्लास में, तो वो देख सकते हैं। उनके लिए कोई हर्जा नहीं होने वाला है, कोई हार्मफुल नहीं पहुँचाने वाला है, ठीक है। तो आप 9th वाले भी अगर हैं तो देख सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ अगर मिनी मैराथन चला रहे हैं अगर इस चैनल पे, तो आप अपना स्ट्रेंथ जो है, लाइव जो देखने का स्ट्रेंथ है आप लोगों का, वो थोड़ा 10 से ऊपर रखें स्टूडेंट का, ठीक है। नहीं तो फिर 2-3 मैराथन हम ला के बीच में रोक देंगे। अगर देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट नहीं है मैराथन से रिलेटेड, तो मैराथन फिर हम नहीं लाएंगे, ठीक है। ये आपको हम बता दे रहे हैं सबसे पहले। तो आप अपना इंटरेस्ट जगाइए, ठीक है। अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिए मैराथन के दौरान, कम से कम अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मिनी मैराथन में आपके अपना आके अपना जो भी चैप्टर है उसको कंप्लीट कीजिए। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का उठा रहे हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सब तो जानकारी इसमें है, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले वेलकम टू आवर चैनल, और उस चैनल का नाम है एडुफेस्ट। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज आपका जो है केमिस्ट्री का जो है वो क्लास 10th का स्टार्ट हो रहा है। पहला क्लास है, मैराथन ही है पहला क्लास। और इसी मैराथन के दौरान आपका फर्स्ट चैप्टर का जो है, यानी कौन सा चैप्टर, तो आइए देखते हैं। केमिकल, कौन सा चैप्टर, अरे आ जाओ यार, अभी आया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। और आधा चैप्टर जो है वो इस क्लास में आपका कवर हो जाएगा। आधा चैप्टर का मतलब है 1/2 चैप्टर जो है वो आपका इस क्लास में कवर हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी में आपका कोई भी कॉन्सेप्ट, और ऐसे भी जल्दी जल्दी हम लोग नहीं करेंगे, काफ़ी आराम से ही चलेंगे, और हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूँगा, आप उसको नोट करते चलेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो आइए देखते हैं क्या है इंट्रोडक्शन। देखिए, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, केमिकल चेंज क्या होता है, तो 1 और मोर न्यू सब्सटेंस जो है विथ न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यानी कि केमिकल चेंज में आपका ऐसा सिंपल याद रखिएगा कि एक नया सब्सटेंस आपका फॉर्म होके बनेगा, एक नया सब्सटेंस आपको मिलेगा। जब एक किसी 2 सब्सटेंस को मिलाते हैं तो आपको एक नया सब्सटेंस फॉर्म होके मिलेगा, ठीक है। और आपका क्या होता है केमिकल चेंज, केमिकल चेंज आपका मतलब कि रिवर्सिबल चेंज नहीं होता है। यानी एक बार आपका एक नया सब्सटेंस बन गया तो फिर दोबारा से जो आपका वो पुराना सब्सटेंस है वो नहीं बन सकता है। ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। जैसे कि यहाँ एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कि आयरन, Fe से आयरन होता है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ा दिया गया। और कॉपर सल्फेट जिसका कलर ब्लू होता है, इसको जब रिएक्शन करवाते हैं, अब देखिए यहाँ पे जो एस लिखा है, इस एस का मतलब सॉलिड होता है, और ये AQ का मतलब होता है एक्वस। ये सब जानकारी आपको देंगे हम, एक जानकारी। एक सेकेंड रुकिएगा। AQUOUS, एक्वस, ठीक है। एक्वस का मतलब होता है, यानी कि इसमें जो है आपका पानी जो है वो मिला हुआ है, उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि वाटर का मात्रा है उसमें है। अगर वाटर इस कॉपर सल्फेट में अगर वाटर रहता है तो हम उसको एक्वस बोल देते हैं, ठीक है। तो एक्वस उसी को हम लोग बोलते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे।
तो आयरन और कॉपर सल्फेट का जब रिएक्शन होता है तो आपका क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट बन रहा है और कॉपर आपका बाहर निकल जा रहा है, और आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन हुआ, यानी अब इसका दोबारा से रिएक्शन कीजिएगा तो ये आपका दोबारा से ये दोनों रिएक्शन नहीं बन सकता है, ये रिएक्शन अब नहीं बन सकता है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन आपका नहीं होता है केमिकल चेंज। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, केमिकल चेंज आपका रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता है, ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और फिजिकल चेंज आपका क्या होता है, तो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। केमिकल चेंज में आपका नया सब्सटेंस आपको मिलता है, और फिजिकल चेंज में आपको वही सब्सटेंस जो है बस उसका स्टेट चेंज हो जाता है, बाकी वही सब्सटेंस आपको रहता है। ठीक है, ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ये सब आपको आगे मिलेगा। ठीक है, तो आप केमिकल चेंज के बारे में समझ गए होंगे। जैसे हेंस वी कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद आयरन, जैसे पीछे आपका दिया हुआ था, तो आपको दो न्यू सब्सटेंस मिलते हैं, एक फेरस सल्फेट और एक कॉपर। रिएक्शन जो पीछे आपको दिखाया है उसी को बस यहाँ लिख के बताया गया है। ठीक है, ये देखिए आपका आयरन नेल इसमें रखा हुआ है, यानी कांटी जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। ठीक है, और कांटी आपका क्या होता है, आयरन, यानी कि आपका Fe होता है। ठीक है, Fe होता है, Fe, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ये रखा हुआ है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए ये कॉपर जो है वो इस आयरन के नेल पे आके चिपक जाता है। देखिए ये कॉपर जो है आपको यहाँ पे आके चिपक गया, कांटी का रंग बदल गया, और कलर का भी जो है आपका जो पूरा सॉल्यूशन जो ब्लू कलर था वो आपका ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। तो यानी ग्रीन में कन्वर्ट होने का मतलब है कि यहाँ आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, और कांटी पे आपका कॉपर जो है वह क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, यानी कांटी पे वो चढ़ गया, कॉपर का रंग चढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिएक्शन होता है जिसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं, यानी केमिकली उसको चेंज किया गया। अब आपका है फिजिकल चेंज, तो चेंज इन कलर, उसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलेंगे। कलर जिसका चेंज होता है, जिसका स्टेट चेंज होता है, और नया सब्सटेंस आपका न बनता हो, न्यू सब्सटेंस आपका वहाँ फॉर्म ना होता हो। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि केमिकल चेंज में एक आपको नया सब्सटेंस मिलता है, लेकिन फिजिकल चेंज में आपको नया सब्सटेंस नहीं मिलता है, बस उसका स्टेट चेंज हो जाता है या फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग फिजिकल चेंज बोलेंगे। जैसे आप वाटर चेंज होता है स्टीम, वेपर में। ठीक है, कब, जब उसको बॉईल कर देते हैं। ठीक है, तो क्या उससे आपको नया सब्सटेंस मिला, नहीं, कोई न्यू सब्सटेंस आपको नहीं मिला। अब वही वेपर के अगर ऊपर आप एक थाली रख देंगे, ये आपको ऐसे वेपर निकल रहा है। सपोज दैट यहाँ पे एक आपको बना के दिखा रहे हैं, सपोज दैट आप यहाँ पे एक कटोरा लिए हैं, ये इस तरह से कटोरा, इसमें आपका ये पानी है, इसमें आप जैसे ही आप यहाँ पे इसको जो है आग देते हैं तो इसमें से ये वेपर निकलने लगता है। ठीक है, अगर जैसे ही आप एक यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे थाली ला के रख देंगे तो इसके ऊपर ये पानी का जो है वो बूंद जो है वो वेपर से आपका पानी में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फिर आपको क्या होने लगता है, चूने लगता है ऐसे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे आपका जो वाटर है वो अपना ये किया है, मतलब कि उसका क्या एक नया सब्सटेंस बना है, नहीं, और वेपर तो बना लेकिन फिर हम उसको वाटर बना लिए, यानी एक रिवर्सिबल चेंज है। यानी फिजिकल चेंज को हम बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंज सर एक रिवर्सिबल चेंज भी होता है। तो ये आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन आपको मिलेंगे केमिकल रिएक्शन के दौरान। जब आप रिएक्शन करेंगे केमिकली तो आपको कुछ उस रिएक्शन में आपको कुछ देखने को मिलेगा, क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा उस रिएक्शन में, केमिकली जो चेंज होगा आपका रिएक्शन, तो उसमें क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ए केमिकल चेंज डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ एनी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी यहाँ पे कोई आपका बर्तन है, इसमें कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो जो गैस निकलता है वो आपको दिख सकता है उस रिएक्शन में। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, यानी ये जो आपका टेम्परेचर इस बर्तन का जो अंदर जो लिक्विड था उसका टेम्परेचर जो पहले है और फिर उस पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए या फिर डिक्रीज कर दीजिए, यानी चेंज इन टेम्परेचर भी आपको दिखता है रिएक्शन में। प्रिसिपिटेशन फॉर्म दिखता है। प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि उसमें प्रिसिपिटेट हो रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत सॉलिड फॉर्म में जो चीज़ बनता है उसको प्रिसिपिटेट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सॉलिड फॉर्म में जो हल्का सा आपको बन जाए उसको प्रिसिपिटेट फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, यानी जो आसानी से ना घुले उसको प्रिसिपिटेट बोलते हैं रिएक्शन में।
तो प्रिसिपिटेट भी फॉर्म भी हो सकता है, या फिर चेंज इन कलर भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट में आपको देखे थे जो आयरन था उसका जो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया था तो उसका ब्लू से ग्रीन कलर हो गया था, यानी चेंज इन कलर आपको दिख सकता है केमिकल रिएक्शन में, या फिर चेंज इन स्टेट भी जो है वो आपको दिख सकता है केमिकल रिएक्शन में। तो इस तरह का चेंज आपको दिखता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जितना बता रहे हैं वो उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, भरोसा कीजिए मुझ पर, इससे क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। आप मुझ पर भरोसा रखें। नेक्स्ट आपका है केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन है। तो केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन क्या है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी जो केमिकल रिएक्शन आपका जो केमिकल सब्सटेंस है उसका जो चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में, उसी को हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जो जंग लग जाता है तो उसका क्या हो रहा है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। पहले वो एक आयरन था, एक लोहा था, लेकिन अब उस पर वो जंग लगा तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अब देखिएगा तो वो आपका जो है पाउडर के फॉर्म में आपका धीरे धीरे वो कन्वर्ट होने लगता है, वो चूर चूर हो जाता है, ठीक है। यानी उसका और जैसे आपका नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, तो बर्निंग ऑफ कोयल, कोयल को आप जला देते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, ये सारा रिएक्शन है, ये केमिकल चेंज है ये सारे। फिर जैसे आपका बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल जो है आपका बर्निंग है, ये चीज़ आपका है, ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर है आपका बर्निंग, ये पेपर जब आपका जल जाता है तो फिर आप उसको दोबारा से उसको उस जला हुए पेपर को जो है आप फिर से पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, फ्रेश पेपर में। फिर आपका सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कॉटेज चीज़ और घी में जो आपका चेंज होता है मिल्क, उसके बारे में है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है। ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं केमिकल रिएक्शन के, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो इन केमिकल रिएक्शन, वही इसका यानी कि इस तरह से भी डिफिनीशन लिख सकते हैं या फिर अदर डिफिनीशन भी आप लिख सकते हैं कि इन केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। ओरिजिनल सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज है, जैसे वो सॉलिड है तो उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, यानी हो सकता है वो लिक्विड में चेंज हो जाए, हो सकता है वो गैस में चेंज हो जाए, तो यानी कम्प्लीटली डिफरेंट उसका प्रॉपर्टीज होगा, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सो इन केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, इसीलिए हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन में आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जो है वो सबसे बड़ा रोल निभाता है, ठीक है। तो ये बात आप रखेंगे याद, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कुछ, और एक्सपेरिमेंट हमको डिटेल में पढ़ना नहीं है, बस इसका जो हम टिक करेंगे आप उसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। जैसे एक फर्स्ट आपका एक्सपेरिमेंट था कि मैग्नीशियम जो आपका है, मैग्नीशियम जो था उसको हम लोग एयर के साथ जो आपका क्या करते हैं, एयर के साथ उसको रखते हैं एंड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड में वो आप क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। यानी जो मैग्नीशियम है उसको जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, एयर के साथ वो अब जलता है। अब उसको जला रहे हैं तो नेचुरल जब आप, जैसे ये मैग्नीशियम मान लीजिए रिबन है, ठीक है, अब इसको जला रहे हैं तो आपका जो बाहर का एटमॉस्फेयर उसमें तो हवा है ही ना, तो उसके साथ ये बर्न कर रहा है, ये जल रहा है, ये जल रहा है। तो ये जलने के बाद जो इसका पाउडर बनेगा, जो छोटे छोटे ये जो पाउडर इसके बनेंगे वो आपके किस फॉर्म में होंगे, तो आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO के फॉर्म में होंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे। ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ हीट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको क्या बनाएगा, बना देगा। मैग्नीशियम आपका रिबन फॉर्म में है, ऑक्सीजन आपका एयर के फॉर्म में है, बनाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसका कलर क्या आपका वाइट होता है। नॉर्मल आप याद रखेंगे पाउडर का कलर कैसा होता है, वाइट होता है, यानी इसका वाइट कलर होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को नहीं पढ़ना है तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। लेकिन हल्का सा नॉलेज के लिए आप ध्यान रखेंगे कि 2 मीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन लिए हैं और उसको हम लोग क्लीन करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्लीन क्यों करते हैं, ठीक है, और किससे करते हैं, तो रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं मैग्नीशियम रिबन का सरफेस को, किससे, तो सैंड पेपर से। रुखड़ा एक पेपर आता है, ठीक है, आप देखे होंगे कहीं भी काई छोड़ाने के लिए एक पेपर आता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको रगड़ते हैं सैंड पेपर से, ठीक है। फिर उसके बाद उसके पेयर्स को जो है क्या करने, बर्निंग करते हैं, बर्न कर देते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन जो है स्टार्ट कर देता है जलना और
कैसा वो आपका एक आपका लाइट वहाँ पे जनरेट होता है, जिसको हम लोग डेजिंग वाइट फ्लेम बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस लाइट आपको वहाँ पे निकलता है, ठीक है। आप उस पर लगातार देख नहीं पाते, इतना ब्राइटनेस होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर ए वॉच ए ग्लास में आप उसको ले लेते हैं जो आपका बर्न हो गया है पाउडर में, और वो पाउडर किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, जिसका कलर आपका कैसा होता है, तो वाइट पाउडर आपका होता है। इस तरह से आप इसको रख सकते हैं याद, ठीक है। वहाँ क्वेश्चन आता है कि हम लोग उसको क्यों रगड़ते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम उसको क्यों क्लीन करते हैं, तो इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि क्लीन नहीं कीजिएगा तो उसमें एक्स्ट्रा और मटेरियल इम्प्योरिटीज़ जो है वो आपके एयर से रिएक्ट करके उस पर पड़ा रहता है, उसको साफ़ करने के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि उसको साफ़ नहीं कीजिएगा तो आपका जलेगा नहीं, ठीक है। वो आपका मैग्नीशियम रिबन जलेगा नहीं, तो जो इम्प्योरिटीज़ उसके ऊपर पड़ा हुआ है उसको हम लोग साफ़ करते हैं, इसलिए हम उसको सबसे पहले साफ़ करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको जलाते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन जो पूछता है उसको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नोट, बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाई रबिंग विथ सैंड पेपर। वाई, इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे, दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पे आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है आपका बिछा हुआ रहता है, या फिर कहिए तो वहाँ पे रहता है। कौन सा लेयर रहता है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर जो है मैग्नीशियम रिबन पे जो है आपका रहता है, उसके सरफेस पे रखा मतलब बनाया हुआ रहता है, उसको हटाने के लिए। अब वो क्यों बनाया हुआ रहता है, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पे नहीं रहेगा तो वो एयर के साथ रिएक्शन फिर कर जाएगा, इसलिए हम उसका एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो आपका रहता है। अब उस लेयर को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम उसको सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, और फिर उसके बाद जब मैग्नीशियम आपको प्योर मिलता है तो उसको जब जलाते हैं, एयर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आपको ब्राइट लाइट जो है वो देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, करते हैं। ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर इतने में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है जो भी आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेट फॉर्म कैसे करता है उसके बारे में है। तो सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। कुछ केमिकल रिएक्शन जो है उसका कैरेक्टर जो है वो करता है, कोई प्रिसिपिटेशन फॉर्म कर जाता है, यानी पूरी तरह से वो घुलता नहीं है, हल्का बहुत सॉलिड फॉर्म में वो रह जाता है, बच जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, अगर नॉर्मल अगर एग्जाम्पल लें, ऐसे वो तो सही नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल एक ले सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए किसी एक मिट्टी को पानी में घुला रहे हैं, तो हो सकता है कि वो मिट्टी का जो है वो मिट्टी जो है वो पूरी तरह से घुले ना, थोड़ा बहुत मिट्टी आपके पानी में ऐसे खड़े खड़े मिले, तो उसी आपके जो रिएक्शन वहाँ पे जो आपका घुलन हुआ है, उस घुलन को जो हल्का सा बच गया है, इस बचे हुए चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। यानी कि वो जो मिट्टी है वो प्रिसिपिटेट फॉर्म ले चुकी है, पूरी तरह से घुली नहीं है, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं प्रिसिपिटेशन को, ठीक है। तो क्या है, तो द प्रिसिपिटेशन इज ए सॉलिड प्रोडक्ट। देखो बोले ना, प्रिसिपिटेशन एक आपका क्या है, एक सॉलिड प्रोडक्ट है जो कि सेपरेट आउट होता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से सेपरेट रहता है, यानी कि दूर रहता है इन केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। जैसे वो मिट्टी है, वो पानी में पूरी तरह से घुला नहीं, वो उस वाटर के मॉलिक्यूल से वो दूर है, तभी वो एक सॉलिड फॉर्म में अभी बना हुआ है छोटे छोटे टुकड़े में, इसलिए हम उसको प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ये आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट आपका यहाँ पे है। अभी आपका ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, केमिकल बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड, जिसको कि KI बोलते हैं, KI, एंड लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट है, लीड को हम लोग किससे बोलते हैं, लीड को हम लोग किससे बोलते हैं, तो लीड हो जाएगा आपका किससे, तो PB से, PB से लीड होता है, और नाइट्रेट है यानी NO3, ठीक है। तो PbNO3 से जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है, फॉर्मेशन होता है, तो आपका ये यहाँ पे येलो प्रिसिपिटेट जो है लीड आयोडाइड जो है आपका मिल जाता है। लीड आयोडाइड जो है वो आपको येलो प्रिसिपिटेट में मिलता है, यानी इसका जब आप रिएक्शन करेंगे तो PbI मिलेगा, प्लस में KNO3 मिलता है, KNO3, और ये जो आपका होता है ये आपका येलो प्रिसिपिटेट होता है, येलो फॉर्म में आपका बनता है। ये इतना समझ में आया, तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन होता है, ठीक है। ये इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस आप इसको याद रखेंगे और पीछे जो था वो आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट थर्ड,
जो है एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस कैसे निकलता है उसके बारे में है। कुछ रिएक्शन में आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस निकलता है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है जिंक और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट कब लगता है? जब उसमें वाटर का मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, तब हम उसको डाइल्यूट बोलते हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि वो एसिड जो आपका निकला है वो लेबोरेटरी से ताज़ा ताज़ा निकला है और वो काफ़ी घातक एसिड होता है, काफ़ी खतरनाक एसिड होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड लगा होता है। और डाइल्यूट का मतलब होता है कि वो वाटर में वो घुला हुआ एसिड है, पहले से उसमें वाटर जो है वाटर का मात्रा ज़्यादा है, या फिर वो एसिड को पहले से कहीं यूज कर लिया गया है, ठीक है, यानी उसका पावर कम हो चुका है। जितना उसका पहले नया जब वो एसिड था उसका पावर था, उससे उसका पावर कम हो गया है, तब हम उसको डाइल्यूटेड एसिड बोलते हैं। तो उसी तरह से आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहां लिखा हुआ है। तो जिंक यानी Zn को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जो कि एक डाइल्यूट है। तो बनेगा क्या? तो ये Zn जो है वो SO4 को ले जाएगा, ठीक है। ये जो है इसका इधर का फर्स्ट वाला है वो इधर के सेकंड वाले पे अटैक करता है, और ये जो इधर इसका जो फर्स्ट वाला है, अगर यहाँ पे अगर इसका जिंक के आगे कोई रहता, तो जिंक के आगे यानी ये जिंक का सेकंड वाला यहाँ पे अगर कोई रहता मेटल, तो ये जो H2 है यानी ये इस इतने का जो है ये फर्स्ट मेटल है, तो ये इसके सेकंड पे अटैक करता है। ये एक तरह से ट्रिक मेरे तरफ से याद रख सकते हैं रिएक्शन के लिए। तो जिंक है फर्स्ट नंबर पे है, तो जब जिंक फर्स्ट नंबर पे है, जिंक जब फर्स्ट नंबर पे है, तो ये इसके सेकंड वाले पे अटैक करेगा यानी SO4 पे अटैक करेगा, ठीक है। यानी ये ZnSO4 बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और H2 बेचारा अकेले हो जाएगा, क्योंकि जिंक के आगे तो कुछ है ही नहीं। तो जिंक के आगे कुछ है ही नहीं तो किससे रिएक्शन करेगा? तो सिर्फ ये H2 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब समझिए, तो ZnSO4 प्लस H2 बना, तो ये क्या होगा यहाँ पे? तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे बना, और हाइड्रोजन एक गैस है, तो ये गैस क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गैस का फॉर्मेशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, यानी कि इस रिएक्शन में आपका गैस का इवोल्यूशन हुआ। इस तरह से आपका ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का जो है आपका एक्सपेरिमेंट होता है। समझ गए ना एवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4, कलर कैसे चेंज होता है, चेंज इन कलर, उसके बारे में है। तो इसको भी देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे है कि रिएक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम पर मैग्नेट। अब एक आपका साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है जो कि खट्टा एसिड होता है, और एक आपका पर्पल कलर्ड आपका पोटेशियम पर मैग्नेट है जिसको कि KMnO4 बोलेंगे। तो पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे आपका कलर जो है चेंज हो जाता है साइट्रिक एसिड का, सॉरी ये पोटेशियम का जो है आपका कलर चेंज हो जाता है। और वो कलर कैसा हो जाता है? तो वो कलरलेस हो जाता है, यानी पर्पल से किस कलर में आ जाता है? तो कलरलेस आपका कलर में आ जाता है। ये बात आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए साइट्रिक एसिड आपका लेमन जूस में होता है। अभी मैंने बताया साइट्रिक एसिड एक खट्टा एसिड होता है, तो यानी उसको लेमन जूस में आपको वो मिलता है। ये बात आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। इस तरह से आपका ये हो गया, चेंज इन कलर भी आपका हो गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना एक्सपेरिमेंट, लेकिन नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका चेंज इन टेम्परेचर। इसमें देखिए इसमें आपका है क्या? इसमें आपका कि जो आपका क्विक लाइम है, क्विक लाइम, ठीक है, इसको रिएक्शन करवाया गया है वाटर से और वो फॉर्म कर गया स्केल्ड लाइम में, ठीक है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है इस रिएक्शन के दौरान। इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है? उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। क्विकलाइन जो है वो एक आपका हार्ड ग्लास बीकर में आपको पाया जाता है, मतलब मिलाया जाता है उसको, ठीक है, वाटर के साथ इसको रिएक्शन करवाया जाता है क्विकलाइन का, ठीक है। ये बात आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। स्लोली रिएक्शन करता है वाटर के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद बीकर फिल्स एज ए क्विक पोट, और उसको एक पोट भी हम बना सकते हैं, एक घैला यानी जो आपका घैला जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर उनको पोट उसको बोलते हैं, वो भी हम इसको क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। और उसमें टेम्परेचर चेंज होने का जो है आपका रिएक्शन उसमें बनता है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन आपका चेंज इन स्टेट, यानी कि जैसे कि एक मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती ले लीजिए आप, यहाँ पे एक मोमबत्ती जैसे कि आप ले लेंगे यहाँ पे इस तरह से, ये आपका मान लीजिए मोमबत्ती है, यहाँ पे ये फ्लेम जल रहा है। फ्लेम जलने के कारण क्या होगा? यहाँ पे ये जो मोमबत्ती का जो यहाँ पे ये चीज़ है वो पिघलने लगता है, ये चीज़ पिघलने लगता है, यानी ये अपना स्टेट को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है मोमबत्ती इस फ्लेम जलने के कारण। तो क्या हो रहा है? इसका स्टेट चेंज हो रहा है, यानी चेंज स्टेट। तो यहाँ पे वो भी रिएक्शन होता है, ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रख सकते हैं, व्हेन वैक्स इज बर्न, यानी मोमबत्ती जब बर्न होता है तो क्या होता है? वाटर और आपका क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। वाटर यानी वो जो पिघलता है उसमें वाटर ही तो रहता है,
तो यही होता है, यही इस तरह का रिएक्शन आपका चेंज इन स्टेट कहते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है, ये फालतू चीज़ आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है कॉमन ऑब्जर्वेशन। केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको कॉमन क्या क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट आपका स्टेट जो है सब्सटेंस का चेंज होता है, कलर चेंज होता हुआ दिखता है, गैस जो है आपका निकलता हुआ दिखता है, या फिर टेम्परेचर चेंज होते हुए दिखता है आपके केमिकल रिएक्शन के दौरान। ये आपको पहले ही मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अगर कोई दिक्कत है तो अभी आप कमेंट करेंगे, अगर नहीं दिक्कत है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत है? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे आपका है केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पे आ जाते हैं। केमिकल इक्वेशन आपके उससे पहले आपको दो चीज़ है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नाम के कोई दो वस्तु हैं, दो चीज़ हैं, उसको समझते हैं क्या है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे रिएक्शन करते हैं तो बीच में आपको इस तरह से एरो, ये क्या है, एक सेकेंड रुकिएगा, ये इसको लॉक करना भूल गया था। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझने से पहले आप जैसे कोई रिएक्शन आप देखे होंगे तो उसके बीच में इस तरह से आपको एरो दिखता है, और एरो के इस तरफ आपको कुछ केमिकल्स दिए रहते हैं, और यानी सब्सटेंस दिए रहते हैं, और एरो के इस तरफ कुछ और सब्सटेंस दिए रहते हैं। तो बस वही है, इस तरफ वाले सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी जिसको रिएक्ट करने के लिए आप लिए हैं उसको रिएक्टेंट बोल देंगे, और जो रिएक्ट करके आपको यहाँ पे मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोल देते हैं। सिंपल सा। तो ये आपका इस तरफ वाले रिएक्शन, इस तरफ वाले सब्सटेंस को रिएक्टेंट, और इस तरफ वाला रिएक्शन को, इस तरफ वाले सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। बस वही इसका डिफिनेशन है कि सब्सटेंस विच टेक आफ्टर इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जो आप सब्सटेंस लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो नया सब्सटेंस आपको फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। इस तरह से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन से आपका रिलेटेड यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं अब उसके बारे में समझते हैं। पहले इसका डिफिनीशन क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को जो आप रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के फॉर्म में, ठीक है, उस सब्सटेंस के सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, H2 + O2, ठीक है, गिव्स टू H2O। ठीक है, इसको जब बैलेंस कीजिएगा, देखिए हाँ एक बात बता दें कि आपको इस मतलब मैराथन में आपको बैलेंस नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है, बैलेंस का एक मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैराथन में आपका बैलेंस एक एथी में नहीं होगा, क्योंकि फिर आपका मैराथन जो वीडियो है वो और काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैराथन के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और उसमें आपका जितने भी बैलेंस इक्वेशन बनते हैं उसको हम ट्रिक के साथ आपको बता देंगे किस तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसमें हम थोड़ा बहुत आपका बैलेंस का जो क्वेश्चन आया है बस उसका प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे एक बार। ठीक है, ताकि जिनको आता है उनका रिवीजन हो जाए, उनको एक बार याद आ जाए कि हाँ इस तरह से बैलेंस हम लोग करते हैं। बाकी हम लोग एक सेपरेट वीडियो लाएंगे अपना बैलेंस इक्वेशन का, कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए। ठीक है, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे। यहाँ पे मैंने इक्वेशन को आपको समझाने, केमिकल इक्वेशन समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। अब इसको जैसे कि आप बैलेंस करेंगे तो देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन 4 है, 2 यहाँ पे है, और ये 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई आया था हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, और इस तरफ हाइड्रोजन आपका 2 ही है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन देखिए ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ गया तो 2 है ऑक्सीजन यहाँ पे, और इधर भी आपका ऑक्सीजन 2 है, यानी अब जाके ये बैलेंस हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला। ठीक है, उम्मीद है। तो ये यहाँ पे 2 आप लगा देंगे, अब बैलेंस हो जाएगा आपका ये इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपने क्या किया, किसी सब्सटेंस का जो सिंबल फॉर्म में आप करते हैं उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन को आपने H लिखा है, ऑक्सीजन को आपने O लिखा है, और वाटर को आपने H2O लिखा है। ठीक है, ये सिंबल फॉर्म में लिखे हैं, और बस यही सिंबल फॉर्म का जो इक्वेशन बना इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यही आपका डिफिनीशन है आपका केमिकल इक्वेशन का। समझ गए ना? तो अब समझिए केमिकल इक्वेशन का आपका जो होता है मेथड कुछ इस तरह से कि A + B, ये एरो आपका इस तरह से होता है, और C + D जो है उधर आपका एक न्यू सब्सटेंस जो है वो बनता है। न्यू सब्सटेंस आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखता है।
ठीक है, मैंने जैसे बताया इस तरफ वाला को आप क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट बोलेंगे, और इस तरफ वाला को आप क्या बोलेंगे, तो प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो इन दिस इक्वेशन A प्लस बी इज ए रिएक्टेंट्स एंड C प्लस डी इज ए प्रोडक्ट। मैंने बता दिया एरो जो है वो शो करता है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन शो करता है कि यानी कि आपका रिएक्शन किस तरफ से किस तरफ हो रहा है। यानी आप A प्लस बी को जो है आप लिए हैं रिएक्शन करने के लिए, या फिर C प्लस डी को आप लिए हैं रिएक्शन करने के लिए। तो आपने A प्लस बी को जो है वो क्या किया है, रिएक्शन करने के लिए लिया है, तब ये A प्लस बी से जो है नया सब्सटेंस बना है C प्लस डी। यानी आपका रिएक्शन इस तरफ चल रहा है, तो एरो आपका कैसा हो जाएगा, इस तरफ से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ऐसे होता है कि C प्लस डी ले रहे हैं रिएक्शन करने के लिए, तो आपका फिर एरो इस तरफ से हो जाता। तो एरो रिप्रेजेंट करता है क्या, कि डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन आपका किस तरफ है। ठीक है, कंडीशन इफ Na इज रिटन इज जनरली अबव इन द एरो, और जो भी कंडीशन आपका होता है हम लोग उसको एरो के ऊपर भी लिखते हैं। ठीक है, जो भी जैसे कि आप यहाँ पे हीट देंगे, हीट के कारण रिएक्शन होगा तो एरो के ऊपर ऐसे हीट दे देंगे। ठीक है, हीट का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, इसको हम लोग हीट कहते हैं, हीट। किसी भी एरो के ऊपर आप इस तरह से देखे होंगे ट्रायंगल टाइप का बनाया हुआ है, यानी वो हीट का सिंबल है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये होता है। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं। ये देखिए वही एग्जाम्पल है वाटर वाला, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 लगा दीजिएगा तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा आपको। ये हुआ आपका वाटर का पूरा फॉर्म, समझ में आया। तो इन फर्स्ट इक्वेशन वर्ड आर यूज्ड एंड इन सेकेंड ये सिंबल। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन जो है आपका क्या है, इसमें वर्ड को यूज किया गया है, और सेकेंड में जो हम लोग उसको क्या किए हैं, फर्स्ट वाला जो ये वाला जो दिया हुआ है इसमें हम लोग वर्ड यूज़ किए हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और जो सेकेंड वाला इक्वेशन दिया है इसमें हम लोग सिंबल का यूज़ किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, बस हम लोग पास ही में हैं। आपका मैराथन काफ़ी शॉर्ट में ही निपट गया आपका, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का काफ़ी छोटा है, सेकेंड चैप्टर का जो मैराथन होगा वो काफ़ी लंबा होगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं सेकेंड चैप्टर के लिए। अभी आपको सेकेंड आपका वीडियो आएगा, एक और मैराथन आएगा, उसमें हम लोग चैप्टर 1 को जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन इज अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेटिव वे। इंफॉर्मेटिव वे में जो हम लोग केमिकल रिएक्शन को जो है केमिकल इक्वेशन में जो है केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाँ, H2 प्लस O2 गिव्स जो आपको H2O मिल रहा है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, और इसको रिप्रेजेंट किस फॉर्म में कर रहे हैं, तो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे सिंपल से दिया हुआ है। अब केमिकल इक्वेशन को 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। पहला है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में, और दूसरा है आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि आपको कोई अनबैलेंस दे देगा केमिकल इक्वेशन और उसको बैलेंस करने के लिए बोलेगा, तो वही आपका पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में के 2 फॉर्म में होता है केमिकल इक्वेशन। पहला पढ़ते हैं केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल बोथ साइड में नंबर ऑफ एटम जो है कि एक एलिमेंट का वो सब एलिमेंट का क्या होना चाहिए, सब एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, इस एग्जांपल में ये जिंक यहाँ पे है, इसके आगे पीछे कोई डिजिट नहीं लगा है, यानी कि ये जिंक यहाँ पे कितना है, यानी कि यहाँ पे जिंक कितना है, इस तरफ का बात कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे बढ़िया है। यहाँ पे जिंक कितना है, तो 1 है, ऐसे एरर दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए हाइड्रोजन का बात करते हैं, सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। उसके बाद आइए, उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं, जिंक यहाँ पे 1 था, फिर उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था। ठीक है, उसके बाद आइए सल्फर, तो सल्फर देखिए यहाँ पे 1 ही है, सल्फर यहाँ पे आपका 1 ही है, तो सल्फर यहाँ पे 1 है। और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन जो है वो आपका 4 है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 4 है, इस साइड वाला। इधर देखते हैं, तो इधर आपका जो जिंक है वो देखिए जिंक आपका इधर भी 1 ही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 है,
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सल्फर पे, तो सल्फर देखिए यहाँ पे एक ही है, ये देखिए सिर्फ एक ही है। और यहाँ ऑक्सीजन पे आते हैं तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 है। तो देखिए दोनों सेम है, जिंक भी इधर एक है, इधर भी जिंक एक है, इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर सल्फर 1 है तो इधर भी सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये पूरा जो आपका इक्वेशन बना है ये पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया, और इसी को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसका हर एक एलिमेंट का जो आपका एटम है वो सेम होता है, यानी जिंक का एक एटम था तो इस साइड भी जिंक का एक ही एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम था तो इस तरफ हाइड्रोजन का 2 एटम है, सल्फर का एक एटम है तो हाइड्रोजन का एक सल्फर का इधर भी एक एटम है, ऑक्सीजन का इधर 4 एटम है तो इधर अभी ऑक्सीजन का आपका 4 एटम है। तो इस तरह से आपका ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही चीज़ को जो है यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझ गए। इतने आसानी से आपको ये लैंग्वेज में जो है आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एक आपका जो थ्योरी जो है वो रोल निभाता है, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आप 9th में पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये आपके 9th में पढ़ाया जा चुका है, तो आपको पता होगा कंजर्वेशन ऑफ मास किसको कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नो एटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ना ही एटम बनता है और ना ही एटम टूटता है, यानी खत्म होता है केमिकल रिएक्शन में। मास एक कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग से देखा जाए तो सो द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड, यानी रिएक्टेंट साइड आपको पता चल गया कौन सा साइड बोल रहा है। तो नंबर ऑफ एटम जितने भी आपके रिएक्टेंट साइड हैं उतना ही आपके प्रोडक्ट साइड भी जो नंबर ऑफ एटम है वो होंगे, ठीक है। उसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। समझ में आया। ये देखिए आपको यहाँ पे हम सारा चीज़ एकदम डिटेल में लाए हैं, ठीक है। तो देखिए अदर वर्ड में आप बोल सकते हैं कि जो टोटल जो आपका मास है प्रोडक्ट के साइज का, ठीक है, प्रोडक्ट साइड यानी कि इधर इस साइड जितना भी आपका मास है उतना ही आपका मास इधर होना चाहिए। यानी अगर इधर आपका 100 kg हो रहा है तो इधर भी आपका 100 kg ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये आपका इधर मान लीजिए 100 kg है तो इधर आपका क्या होगा 90 kg प्लस आपका 10 kg, तब भी मिला के तो 100 kg ही हो रहा है, तभी तो ये बैलेंस ही है, ठीक है। तो यही आपका कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो फिगर भी हम लाए हैं, फिगर के थ्रू भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन 1 है रिएक्टेंट के साइड, तो इधर देखिए कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, देखिए हाइड्रोजन 2 और 2 मिलके 4 हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन भी यहाँ 4 है, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 है, 2 यहाँ है और ये 2 लेकर ये ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 हो गया। तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 2 + 2 यहाँ, यानी ऑक्सीजन भी आपका 4 है। यानी ये पूरा जो है आपका क्या है बैलेंस्ड है, ठीक है। यानी इधर जितना वेट है एलिमेंट्स का उतना ही वेट इधर भी है। तो ये आपका क्या है कंजर्वेशन ऑफ मास में आ जाता है, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो है आपका आ जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये वाला मैंने समझाया था कि इधर 100 kg है, तो ये देखिए 93 kg + 7 kg मिला के भी 100 kg होता है, तब भी ये दोनों बैलेंस ही होंगे, यानी ये पूरा बैलेंस है। तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मरकरी प्लस ऑक्सीजन मिला के, यानी Mg + O2 गिव्स MgO2। देखिए Mg 1 है, Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, यानी ये बैलेंस है। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना। काफ़ी हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं और आसानी से सब समझते हुए भी चल रहे हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन आपको नहीं, अगर जहाँ भी कन्फ्यूजन आता है तो आप क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है, कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। तो इफ द नंबर ऑफ एटम जो ईच एलिमेंट का है रिएक्टेंट साइड का वो इक्वल नहीं होता है आपके नंबर ऑफ एटम ईच कहाँ का, प्रोडक्ट साइड का, उसी को हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सपोज दैट वही एग्जांपल ले लीजिए, कौन सा H2 वाला ही ले लीजिए, H2 + O2 गिव्स 2H2O। तो देखिए ऑक्सीजन इधर 4 है लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 ही है, यानी अभी ये जो इक्वेशन आपका है वो अनबैलेंस्ड फॉर्म में है। तो यही आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ है Fe + H2O यानी आयरन प्लस वाटर। तो देखिए यहाँ पे आपका Fe जो है वो 1 है, Fe यहाँ पे सिर्फ सिंगल है, लेकिन यहाँ Fe देखिए आपका 3 है, तो ये अनबैलेंस ऐसे ही दिख रहा है हमको, ठीक है। तो ये आपका अनबैलेंस्ड होता है। इसमें आपको याद रखने का ये इस इक्वेशन में एक ही है कि आप याद रखिएगा कि Fe3O4 को हम लोग क्या बोलते हैं,
तो आयरन सेकेंड या फिर थर्ड ऑक्साइड बोलते हैं। ये बात आप याद रखेंगे बस, ठीक है। बाकी और कुछ याद करने लायक नहीं है। बाकी ये सारा उसमें यही चीज़ दिया हुआ है जो यहाँ इस रिएक्शन में है, वही यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नहीं डाउट है तो आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा बहुत बैलेंस हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। बैलेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि बैलेंस का क्वेश्चन आया तो कैसे हम लोग करेंगे। तो ये वाला तो पिछले 2-3 आपका मिनट से जो हम लोग ये वाला बैलेंस करते आ रहे हैं, H2 + O2 वाला। तो देखिए यहाँ 2 लगा हुआ है और इधर H2 के आगे 2 लगा हुआ है। तो इस तरह से आप इसको बैलेंस कर लेंगे। ये देखिए Fe + H2O एरो Fe2O3 और 3H2। तो देखिए यहाँ पे Fe 2 था और यहाँ Fe 1 था, इसलिए हमने Fe के आगे 2 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही दिख रहा है। तो हमने इसीलिए सबके, और हम लोग जो भी डिजिट पुट करते हैं वो सब एलिमेंट के आगे पुट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, 3 पुट किया। तो 3 पुट करते ही हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन घबरा गया क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे पहले 2 ही था। जैसे हम यहाँ 3 पुट किए तो हाइड्रोजन जो है इस तरफ तो आपका 6 हो गया, लेकिन इस तरफ 2 ही था। तो हमने क्या किया कि इस तरफ भी हाइड्रोजन के आगे 3 लगा दिया और बैलेंस कर दिया इक्वेशन को, ठीक है। अभी मैंने इसका ट्रिक नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ आपको ये सॉल्व कराते चले जा रहे हैं। ट्रिक आपको जानना है तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बैलेंस इक्वेशन का जो है आपका ट्रिक के साथ हम बताएंगे। कैसा भी आपका बैलेंस इक्वेशन आ जाए, चाहे जितना भी हार्ड आ जाए, वो आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इतना अच्छा ट्रिक है। मैं आपको जब बैलेंस इक्वेशन आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो ट्रिक कैसे काम करता है। ये चीज़ समझ गए। उसके बाद आइए CO2 + H2O को बैलेंस करना है आपको इस टर्म में। और इस इक्वेशन को आप याद भी रखिएगा। यहाँ पे ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस वाला को याद रखिएगा, ठीक है। ये इक्वेशन को याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस इक्वेशन को। तो इसको आप याद रख लेंगे तो आपका ही फायदा है, 5 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस करने का आप समझ गए। अब यहाँ पे देख लेंगे सब कितना कितना है। तो यहाँ 6 लग जाएगा, यहाँ 6 लग जाएगा और इधर 6 लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस होता है। आप इसको लर्न करेंगे, इस इक्वेशन को आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, जैसे भी आपको याद करना हो, और उसी तरह से आप इसको भी बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन भी जो हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लिए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। बैलेंस इक्वेशन के लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे उसको। नेक्स्ट आपका जो आप इक्वेशन देखते हैं, आप जो भी आप इक्वेशन देखते हैं तो उसमें आपका ब्रैकेट में GL ऐसा लगा हुआ मिलता है। देखिए जैसे यहाँ वाटर के आगे यहाँ ब्रैकेट में L लगा हुआ है, CO2 के ब्रैकेट के आगे G लगा हुआ है, ठीक है। ये पूरा जो इक्वेशन यहाँ पे बना है जिसको ग्लूकोज हम लोग बोलते हैं, तो ग्लूकोज के आगे ये AQ लगा हुआ है। तो ये सब क्या है वो आपका यहाँ पे समझाया गया है। तो समझिए वो सब क्या है, आइए देखा जाए। तो समझिएगा, ये आपका जो G है, जो G लगा हुआ रहता है उसका मतलब गैस होता है कि वो जो भी आपका जो आपका कंपाउंड है वो गैसियस स्टेट में है। L लगा हुआ रहता है तो हम बोलते हैं कि वो लिक्विड स्टेट में है, और S लगा हुआ रहता है तो हम बोलते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में है, और AQ आपको लगा हुआ रहता है तो उसका मतलब होता है कि वो एक्वस सोल्यूशन के स्टेट में है। और एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो गया है, डिजॉल्व हुआ वो सब्सटेंस है। यानी वो जो ग्लूकोज था जिसके आगे AQ लगा हुआ था वो आपका उसमें वाटर में वो डिजॉल्व है, ठीक है। इसका मतलब होता है AQ का मतलब। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स आप आराम से बना रहे होंगे। नहीं आपको मिल पा रहा है टाइम उतारने का तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, और जब वीडियो आपका मैराथन क्लास खत्म हो जाएगा तब आप जो है आप बना लेंगे नोट्स, ठीक है। ऐसे तो आपको ऐसा मैं बता रहा हूँ कि आपको वीडियो यानी क्लास में ही आपको जो है क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। 1-2 बार अगर इस वीडियो को आप लगातार देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको जो है ये पूरा याद हो जाएगा आपके क्लास में ही। तो नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। तो देखिए, रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन जो प्रोड्यूस करे एनर्जी को, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जो प्रोड्यूस करे क्या, एनर्जी को, यानी एनर्जी को अपने अंदर से निकाले, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन का, एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन का C+O2, ठीक है। अब इसको जब आप हीट करते हैं, आप जब ये आपका रिएक्शन करेगा तो आपका CO2 बनेगा, और प्लस में इसके साथ साथ एक हीट जो है वो आपका बाहर निकलेगा। तो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, निकल रहा है। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है, तो ये आपका रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आया।
हीट जहां प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं। तो रिएक्शन विच एब्जर्व एंड रिक्वायर एनर्जी, यानी ऐसा रिएक्शन जो एनर्जी को, जो आपका हीट को जो क्या करे, यानी एनर्जी को जो क्या करे, वो आपका क्या करे, एब्जर्व करे, या फिर उसको ज़रूरत हो, एनर्जी को उसको ज़रूरत हो। ठीक है, हीट एनर्जी को उसको क्या हो, ज़रूरत हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो है हम एग्जांपल ले लेते हैं। आइए देखते हैं एंडोथर्मिक का रिएक्शन। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, N2 यानी नाइट्रोजन है, प्लस में ये ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, तो ये आपका ऐसे ही रिएक्शन नहीं हो जाता है, ये आपका ऐसे ही यहाँ पे 2NO नहीं बन जाता है, सॉरी, ऐसे ही आपको यहाँ पे 2NO नहीं बन जाता है, इसको एक यहाँ पे हीट देना पड़ेगा। जब आप इसको हीट दीजिएगा तब ये आपका 2NO में कन्वर्ट होगा, यानी कि आपका मोनोनाइट्रेट में जो है ये आपका क्या होगा, कन्वर्ट होगा, या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में जो है ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, तब ये जाके कन्वर्ट होगा जब इसको हीट मिलेगा, यानी अलग से जब इसको एनर्जी मिलेगा तब। और इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जिस रिएक्शन में हीट निकल रहा है उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक, और जिस रिएक्शन को हीट का ज़रूरत है उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका रेस्पायरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रेस्पायरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पायरेशन क्या होता है, यानी कि जो ग्लूकोज आपका टूटता है, जो आप जो भोजन लेते हैं तो अंदर जाके वो ग्लूकोज फॉर्म में बनता है, फिर उसको टूटता है और बॉडी को एनर्जी देता है, उसको हम लोग रेस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस आपका स्लो होता है। ठीक है, स्लोली ये आपका प्रोसेस चलता है, और ये सेल में हमारे बॉडी में जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एनर्जी देता है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरा वर्ड को, हम क्या बोले कि ये रेस्पायरेशन किसको बोलते हैं, जो आप खाना खा रहे हैं। ठीक है, ये माउथ से, ये जो आपका माउथ है, ये जो आपका माउथ है, इसमें जो भी आप खाना खा रहे हैं वो अंदर जा रहा है, और अंदर जाने के बाद वो ग्लूकोज फॉर्म में बन रहा है, और फिर ये ग्लूकोज जब टूट रहा है और टूट के बॉडी पार्ट में जाके और बॉडी को एनर्जी दे रहा है। ध्यान से सुनिए, एनर्जी दे रहा है, यानी ये एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, और एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले को हम क्या कहते हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी रेस्पायरेशन आपका क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको आप याद रखेंगे। इसका आप हो सके तो रिएक्शन लिख लीजिए ग्लूकोज वाला, हमने जैसे आपको बता भी दिया था जब बैलेंस कराया था कि उसको याद रखिएगा, ऐसे आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। तो C6H12O6 प्लस में आपका 6O2। ठीक है, ये आपका जब रिएक्शन होता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है, प्लस में आपका वाटर फॉर्म में H2O में होता है, और प्लस में इसमें जो है इससे एनर्जी निकलता है। एनर्जी क्या होता है, निकलता है। इस रिएक्शन को आप याद रखेंगे, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा हुआ है 5 नंबर में, तो आप इसको याद रखेंगे। ये आपका काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाता है, आपका रिएक्शन बन जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। नोट कर लीजिए, नोट करना है इसको, तो नोट कर लिए ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं क्या है। प्रोसेस एनर्जी इज रिलेटेड विद क्विक लाइम। अब समझिए क्विक लाइम, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, CaCO3 ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, उसी को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम अगर पूछेंगे क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट में जब आप वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो डिकम्पोज हो जाता है और रिलीज करता है एनर्जी को। अब ये एनर्जी को रिलीज किया तब आपको पता चल ही गया कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, और एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे, एक रेस्पायरेशन और एक क्विकलाइम वाला। क्विकलाइम वाला भी आपका क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अब एंडोथर्मिक वाला में क्या है, तो कुकिंग इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन विच आर एंडोथर्मिक। जो कुकिंग आप करते हैं, खाना बनाते हैं, वो आपका क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बिकॉज हीटिंग, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, हीट चाहिए आपको खाना बनाने के लिए, क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो यानी आप जो कुकिंग करते हैं उसमें उसके लिए क्या है, वो एक क्या है, तो वो एक आपका क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सिमिलर उसी तरह से आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में,
सनलाइट के द्वारा। तो सनलाइट में हीट होता है और प्लांट को हीट चाहिए तब वो फोटोसिंथेसिस होगा, यानी फोटोसिंथेसिस भी आपका क्या है, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस तरह से आप याद रखेंगे। काफ़ी जो है इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे उम्मीद है। तो आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं कि अब आगे आपका क्या है। तो राइटिंग द कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक प्लेस, यहाँ पे कंडीशन आपका कुछ लिखा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। द कंडीशन इज जनरली रिटन बाय एबव एंड और बिलो इन द केमिकल रिएक्शन। 3 यहाँ ये जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ इस एरो पे होगा 340 ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो CO2 + 2H2 जब रिएक्शन करेगा 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आपका क्या बनाएगा, मिथेनॉल बनाएगा। ये सब चीज़ आपको पढ़ना है आगे के चैप्टर में, चैप्टर 4 में। ठीक है, तो ये आपका मिथेनॉल बनाता है, ये बात आप खाली याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, ऐसे जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसको कहते हैं भैया? ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। कैटलिस्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस विच इज नाइदर ए रिएक्टेंट नॉर ए प्रोडक्ट। कैटलिस्ट एक आपका सब्सटेंस है, ना ही कैटलिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, और ना ही ये रिएक्टेंट के साइड होता है और ना ही ये प्रोडक्ट के साइड होता है। कैटलिस्ट आपके जो केमिकल रिएक्शन होता है, ना ही वो इस रिएक्टेंट के साइड होगा और ना ही ये इस प्रोडक्ट के साइड होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो होता कहाँ है कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में? तो आपका इस एरो पे होता है। एरो के ऊपर जो भी चीज़ लिखा जाता है, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो ZnO + Cr2O बना है, ये आपका क्या है, इस पूरे रिएक्शन का कैटलिस्ट का काम करेगा। अब कैटलिस्ट का काम होता क्या है वो भी समझ लीजिए। रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इट्स प्रेजेंस और द रिएक्शन स्पीड अप इन द प्रेजेंस। यानी अगर ये रिएक्शन, अगर ये अभी समझिए कि ये आपका नहीं दिया हुआ है, समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर ये आपको समझिए नहीं दिया हुआ है, अब ये रिएक्शन आप करा रहे हैं और आपको जस्ट अभी कहीं घर पे जाना है, काम पड़ेगा, और ये रिएक्शन काफ़ी स्लो हो रहा है। ये रिएक्शन काफ़ी स्लो हो रहा है, यानी मिथेनॉल बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, कुछ अलग से इसमें मिलाएंगे कि ये रिएक्शन फास्ट हो जाए। कुछ अलग से आप इसको मिलाएंगे कि ये रिएक्शन फास्ट हो जाए और जल्दी से ये रिएक्शन कंप्लीट हो तो हम घर पे चले जाएं। तो फास्ट होने के लिए जो आप अलग से मिला रहे हैं उसी को हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, या फिर स्लो करने के लिए, ये इस रिएक्शन को स्लो करने के लिए जो आप अलग से मिलाएंगे उसी को हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। यानी कैटलिस्ट का काम क्या है, तो वो रिएक्शन को या तो स्पीड करेगा या तो उस रिएक्शन को स्लो करेगा, उसी को हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एरो पे जो ये लिखाता है ये आपका कैटलिस्ट होता है। समझ गए? तो यही है, रिटन बाय द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस कंडीशन अंडर द रिएक्शन टेक प्लेस, द केमिकल इक्वेशन इज मेड अप ऑफ मोर इन्फॉर्मेटिव। ये आपको ज़्यादा कुछ जानने का यहाँ जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है कैटलिस्ट किसको कहते हैं, आप समझ गए। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे डिफिनीशन इसका, और ये एक एग्जाम्पल याद रखेंगे बस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कैटलिस्ट का एग्जांपल। जैसे ये पूरे रिएक्शन में ये Na जो है वो इस रिएक्शन के लिए क्या है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ये यहाँ पे ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। क्लोरोफिल कैटलिस्ट का काम कर रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में। और यहाँ पे ये जो चीज़ दिया हुआ है ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है इस रिएक्शन के प्रेजेंस में। और ये चारों रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप याद रखेंगे। तो C2H4 जिसको इथेलाइन बोलते हैं, ठीक है, इथेलाइन बोलते हैं, और H2 हाइड्रोजन है, इसका जब रिएक्शन कीजिएगा तो इथेन बनता है। लेकिन इसमें कैटलिस्ट कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो कैटलिस्ट आपका यहाँ पे Na है, निकल है। ठीक है, 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस इस रिएक्शन में आपको दिया गया है टेम्परेचर। उसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ 3000 डिग्री सेल्सियस पे, तब जाके आपको नाइट्रिक ऑक्साइड बना है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो है रिएक्शन, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में बार बार पूछता है, इसको तो आप याद रखेंगे। CO2 और H2O को जब रिएक्शन कराया गया किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो बन गया। ठीक है, अल्मोनियम नाइट्रेट को जो है आपको किया गया, तो आपका इस तरह से नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर बना है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, खत्म हो गया। तो आपका ये मैराथन जो क्लास है आपका ये यहाँ पे जो है क्या होता है, खत्म होता है। उम्मीद है आपको जो है ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद जो है, जो आपका नेक्स्ट जो मैराथन आने वाला है इस चैप्टर का, उसमें बस अब आपका सिर्फ बचा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स हैं, बस आपका बस वो बचा हुआ है। और एक हमको याद है कि आपको अलग से क्या कराना है, अलग से एक आपको हमको कराना है, अलग से जो है हमको एक आपको कराना है क्या, ये केमिकल जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको अलग से हमको कराना है, ये हमको याद है। ठीक है, तो इसका कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो उसके बाद जब आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन का वीडियो आ जाएगा, एक सेकेंड आपका जो मैराथन बचा है इस चैप्टर का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे और इस चैप्टर को हम लोग आराम से जो है एंड कर लेंगे। फिर उसी तरह से आपका चैप्टर 2 का मैराथन लाएंगे और उसको भी 2-3 वीडियो में हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपका केमिस्ट्री का क्लास चलते रहेगा। आपको अगर क्लास में मज़ा आया, क्लास में आपको कुछ समझ में आया, कोई जानकारी आपको एक्स्ट्रा मिला, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर स्ट्रेंथ आपका नहीं बढ़ता है लाइव क्लास में, तो फिर मेरा मैराथन क्लास लाने का कोई जो आपका इरादा है वो फिर सही मेरा मतलब कि हमें नहीं लगेगा कि फिर हम मैराथन क्लास बनाएं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चे हमारे वीडियो को देखकर काफ़ी उनको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए इसी तरह से। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।